संवाद के सभी साथियों को मेरा हार्दिक आभार, जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया है। अगर कोई साथी जुड़ जाए तो एक बार इत्तला कीजिएगा कि मेरी आवाज़ आप तक ठीक आ पा रही है या नहीं। जी, बहुत शुक्रिया दिनेश जी, मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ पा रही है। शुक्रिया रश्मि जी। संवाद मंच के सभी आयोजकों का फिर से आभार है, जिन्होंने आज मुझे भारतीय समाज और लोकतंत्र विषय पर आपसे बातचीत करने का मौका मुहैया कराया है। अगले 1 घंटे से कम वक्त में मैं कोशिश करूंगा कि इस विषय पर जो मेरी समझ है उसे आपसे साझा कर पाऊं। मेरी कोशिश ये है, चूंकि विषय बहुत विस्तृत है, भारतीय समाज की संरचना को समझने के लिए एक लंबा वक्त भी बहुत कम पड़ेगा और 1 घंटे से भीतर की बातचीत में भारतीय समाज के तमाम अंतर्विरोधों को, भारतीय समाज की तमाम संरचनागत संस्थागत व्यवस्थाओं को समझने के लिए भी ये वक्त कम है। और फिर दूसरा हिस्सा इस बातचीत का है लोकतंत्र। तो सबसे पहले मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि बहुत विस्तृत विषय पर कभी कभी आपको लगेगा कि बातें जुड़ नहीं पा रही हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि व्याख्यान के अंतिम पड़ाव तक जाते जाते कुछ बिंदुवार सवाल की तरह आपके सामने मैं कुछ बातें रख पाऊं और जितने ज्यादा से ज्यादा आयामों को मैं अपनी बातचीत में समेट पाऊंगा, इसकी कोशिश रहेगी। विषय की व्यापकता और वक्त की सीमा को देखते हुए मेरी कोशिश कहाँ तक कामयाब होगी, मैं कितनी बातें जोड़ पाऊंगा, यह आपके टिप्पणियों पर निर्भर करेगा। फिर से बहुत आभार कि मुझे एक बेहद दिलचस्प विषय पर बोलने के लिए आपने आमंत्रित किया है। संवाद परिवार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। बिना वक्त जाया किए मैं चाहता हूं कि हम लोग बातचीत शुरू करें। आज की मेरी बातचीत में जो विषय है उसके 2 हिस्से सीधे तौर पर दिखते हैं। पहला हिस्सा है समाज और दूसरा हिस्सा है लोकतंत्र। और भारतीय संदर्भ में ही हम भारतीय समाज की संरचना पर बात करेंगे, उसके अंतर्विरोधों, उसकी विशेषताओं, उसकी खूबियों और खामियों पर बात करेंगे। और फिर अपनी बातचीत के दूसरे हिस्से में मैं उस समाज के साथ लोकतंत्र का रिश्ता क्या है, इसका विश्लेषण करते हुए कोशिश करूंगा कि आज के कुछ सवालों से भारतीय समाज और लोकतंत्र को जोड़ करके हम आज की मुश्किलों से कुछ रास्ते खोज पाएं। हमारे आज के सवालों से जो चीजें जुड़ती हैं उन्हें हम देखते हुए, जोड़ते हुए यह खोजने की कोशिश करें कि हमारी दशा क्या है और जिस दिशा में हम जा रहे हैं वह किस तरह की मुश्किलों से भरा हुआ है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारतीय समाज की बात करने से, भारतीय सामाजिक संरचना से। भारतीय सामाजिक संरचना का जो मैंने दायरा समझा है, अतीत की विस्तार में जाने के से बचते हुए मैं कोशिश करता हूं कि हम बातचीत को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में रखें। समाज का एक परंपरागत ढांचा लंबे वक्त से चला आ रहा है। उस ढांचे में
वक्त की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलावों के बीच से समाज का परंपरागत ढांचा भी बदलता चला आया है और भारतीय समाज लगातार कई तरह के बदलावों को जज्ब करते हुए यहां तक की यात्रा तय करता है। इसलिए बहुत अतीत की बातों में न जाते हुए हम आधुनिक संदर्भों से अपनी बातों को जोड़ेंगे। इसलिए मैंने जो चुना है वह संदर्भ बिंदु नवजागरण के आसपास का है। जिस वक्त में नवजागरण, भारतीय नवजागरण, हिंदी नवजागरण इसकी बात की जाती है, उससे भारतीय समाज के संरचना को हम समझने की कोशिश करेंगे और उस समय समाज को कितने तरह के विचार पद्धतियों के जरिए समझने की कोशिश की गई है, उन भिन्न भिन्न विचार पद्धतियों, वैचारिक दृष्टिकोणों और अलग अलग तरह के निष्कर्षों को पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि उन सबको मिलाकर के भारतीय समाज का कैसा चित्र बनता है। और फिर हम देखेंगे कि 1950 के आसपास, 26 जनवरी 1950 से जो औपचारिक लोकतांत्रिक दस्तावेज हमने अंगीकृत किया, वह लोकतांत्रिक दस्तावेज यानी भारतीय संविधान, जिसने लोकतंत्र की बुनियाद पर एक भावी राष्ट्र राज्य की संकल्पना वाला खाका रचा था, पिछले 70 वर्षों में वह किस रूप में आज हमारे सामने उस पूरे 70 वर्षों की 7 दशकों की यात्रा के बाद कहां खड़ा है। इस तरह से हम इस पूरे बातचीत को समेटने की कोशिश करेंगे। जब नवजागरण का सवाल आता है तो रामविलास शर्मा एक अपनी स्थापना के साथ हमारे सामने खड़े होते हैं, जिनका मानना यह था कि भारतीय नवजागरण की शुरुआत भक्ति आंदोलन से माननी चाहिए। नवजागरण में पुनर्जागरण, 2 तरह के शब्दों का इस्तेमाल है। मोटे तौर पर रामविलास शर्मा की मान्यता यह है कि हमें 2 हिस्सों में इसे देखना चाहिए। जिस दौर में पश्चिम के देशों में रेनेसा चल रहा था, उसी के आसपास भारत में भक्ति आंदोलन एक नए जागरण का प्रतीक बन के हमारे सामने आता है। बहुत संक्षेप में अगर हम भक्ति आंदोलन के कुछ बिंदुओं पर बात करें तो जो परंपरागत सामाजिक ढांचा भक्ति आंदोलन के पहले तक चला आ रहा था, उस पर दार्शनिक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम भक्ति आंदोलन ने किया। निर्गुण पंथ ने, सबसे पहले निर्गुण आचार्यों ने, निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के तमाम दार्शनिक आचार्यों ने, और उसके बाद कबीर, रैदास, नानक, दादू, पलटू साहब और तमाम एक लंबी परंपरा मिलती है। उस नवजागरण में एक बात जिसकी वजह से मैं भक्ति आंदोलन का जिक्र कर रहा हूं, वहां हमें कुछ ख्वाब देखने को मिलते हैं। कबीर के पास अपना एक ख्वाब है अमर देसवा का। उस ख्वाब का मतलब, एक अर्थ कबीर के यहां जो आध्यात्मिक और हठयोग साधना वाला है, उसको अगर हम किनारे रखें तो अमर देसवा का संकल्पना एक ऐसे देश की है जहां जाति, धर्म, लैंगिक तरह के जितने भी भेदभाव हैं उससे परे हट करके एक बराबरी का समाज बनाने की कोशिश है। दूसरा ख्वाब एक बहुत बड़े अपने विजन के साथ रैदास का मिलता है, बेगमपुरा का। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, राजा प्रजा सब सुखी रैदास रहे प्रसन्न, बेगमपुरा का कॉन्सेप्ट मिलता है। नानक के यहां एक समावेशी सामाजिक संरचना का संकल्पना मिलती है जिसमें सबको बराबरी का हक हुकूक मिले और सभी बतौर मनुष्य एक जैसे समान अधिकार, अवसर और गरिमापूर्ण जीवन को जीने की कोशिश करते हुए नजर आए। भक्ति आंदोलन की आरंभिक दशकों, आरंभिक कवियों के यहां मूल स्वर इस तरह की समानता का है।
यानी एक बात तो तय है कि भक्ति आंदोलन के पहले तक विषमता अपने पर्याप्त क्रूरतम रूप में मौजूद थी। वह विषमता जातिगत आधार पर थी, धर्मगत आधार पर थी, लैंगिक आधार पर थी और दार्शनिक आधार पर भी परंपरागत खांचे से अलग हट करके भी वो मौजूद थी। दूसरा चरण जब हम नवजागरण का देखते हैं तो हम आधुनिक काल के भारतीय नवजागरण पर आते हैं। 18वीं 19वीं सदी का भारतीय नवजागरण, सबसे पहले इस पूरे नवजागरण के इतिहास लेखन में जो हमें मिलता है, जो सवाल मिलता है, जिसके जरिए हम चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, उस खांचे में अक्सरहां इतिहास लेखन जिन कुछ नामों को हमारे सामने उपलब्ध कराता है वे नाम राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और तमाम इस तरह के स्थापित नाम ही हैं। जबकि मैं जब भारतीय सामाजिक संरचना को समझने की कोशिश करता हूं तो नवजागरण के आलोढ़नकारी दौर में भी कुछ नाम जिनको केवल औपचारिकतावश शामिल किया जाता है, मैं उन्हें अग्रणी भूमिका में देख पाता हूं। क्योंकि हमारे भारतीय समाज की संरचना मूलतः विषमता पर निर्भर है और यह विषमता शक्ति और सत्ता पर काबिज बने रहने की, सबसे पहले तो शक्ति और सत्ता पर पहुंचने और फिर उस पहुंच को स्थायी बनाए रखने की कोशिश में विषमता को जन्म देता है। और इसी आधार पर कम्युनिस्ट थ्योरी को माने या भारत की जो औपनिवेशिक ज्ञान मीमांसा है उसे माने, यह स्पष्ट तौर पर मानती है कि जाति व्यवस्था सत्ता और शक्ति के संकलन और उस पर बने रहने का एक सामाजिक स्तरीकरण है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्रेडेड अनइक्वलिटी कहते हैं। ग्रेडेड अनइक्वलिटी का अर्थ जो अंबेडकर के यहां सबसे मूल वैचारिक स्रोत के तौर पर आता है वह स्तरीकृत विभाजन, और वह ऐसा विभाजन ग्रेडेड इनइक्वालिटी जिसमें हर ऊपर का तबका अपने नीचे के तबके से खुद को श्रेष्ठ मानता है और ऊपर के तबके में जाना चाहता है जिसे वह अपने से श्रेष्ठ मानता है। और श्रेष्ठता का यह पद सोपानीकृत सामाजिक संतुलन डॉक्टर अंबेडकर क्लियर कहते हैं कि यह संतुलन केवल उस वर्ग द्वारा ही निभाया नहीं जाता जो सत्ता के शीर्ष पर काबिज है, यानी इस सामाजिक ग्रेडेड अनइक्वालिटी यानी जो श्रेणीगत विभाजन है, श्रेणीगत विषमता है, इसके शीर्ष पर बैठा। डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि यह विभाजन, यह श्रेणियां इसलिए काम करती रही समाज में सदियों से क्योंकि नीचे के तबकों के भीतर भी धार्मिक शास्त्रगत आधार पर और सामाजिक दैनिक दिनचर्या के पालन के आधार पर यह समझ आरोपित कर दी गई कि आप इस पद सोपानीकृत व्यवस्था में बीच की पायदान पर हैं। आपको पूरे तौर पर कोशिश यह करनी होगी कि इस सामाजिक संरचना में नीचे वाले पायदान के व्यक्ति से आप कैसे श्रेष्ठ बने रहें और ऊपर के व्यक्तियों में कैसे घुसपैठ बनाए। तो एक लंबी परंपरा जातिगत विषमता की बनी रही। भारतीय समाज संरचना को गेल आम्वेट के शब्दों में अगर मैं कहूं तो जब भी नवजागरण की बात होती है तो गेल आम्वेट ने साफ तौर पर कहा कि भारत की जातिगत व्यवस्था ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की व्यवस्था है। यानी यह जो जातिगत स्तरीकरण है, जातिगत सोपानीकरण है भारतीय सामाजिक संरचना का, यह एक रेखीय नहीं है कि इसमें विभेद, विभाजन और विषमता केवल जाति के आधार पर हो। ऐसा नहीं है। इस विषमता में जाति के साथ लैंगिक विषमता भी समानांतर रूप से समाज की संरचना को निर्मित करने और उसे स्थिर बनाए रखने में भागीदार रहती है। इसलिए गेल आम्वेट लगातार भारतीय सामाजिक संरचना को जैसे गेल आम्वेट की बातों को क्रिस्टोफ जाफरले ने विस्तार में
द साइलेंट रिवॉल्यूशन इन नॉर्दर्न इंडिया में एक्सप्लेन करते हैं। और गेलॉम्बिट से लेकर के क्रिस्टोफ जेफरले जैसे विदेशी विद्वानों ने लगातार इस पूरे सामाजिक स्तरीकरण को ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के विभाजन के बतौर चिन्हित किया है। अब इस टर्मिनोलॉजी को अगर आप अपने विश्लेषण का जरिया एक बनाएं तो अब आते हैं भारतीय नवजागरण की ज्ञान मीमांसा पर। और मैं जिस बात पर जोर देना चाह रहा हूं कि सामाजिक संरचना के भीतर से जिन तबकों के लोग ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों पर काबिज रहे, बेशक वे वैचारिकी में प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाए, पश्चिम के उदारवादी चिंतन के प्रभाव में, पश्चिम में वैज्ञानिक तर्क पद्धति के विश्लेषण प्रक्रिया के प्रभाव में, बेशक उन्होंने भारतीय सामाजिक संरचना का एक लाइन, एक नरेशन प्रगतिशील भी रखा, लेकिन वे उसी तबके से आते थे जो इस सामाजिक वर्गीकरण की, ग्रेडेड इनइक्वालिटी की ऊपरी पायदान पर निर्भर थे। इसीलिए जो इतिहास लेखन किया गया भारतीय नवजागरण का, जिसके आधार पर हमारी पीढ़ी के युवाओं की एक बुनियादी समझ बनती है कि भारतीय समाज कैसा है, उस इतिहास लेखन की सीमा यह है कि उसने भी वैचारिक विभिन्नताओं के बीच से कुछ अभिजात्य वैचारिकी को ज्यादा स्पेस दिया, ज्यादा स्थापित किया, और बाकी को केवल संतुलन व्यवस्था की बतौर दूसरी पायदान पर रख दिया। अब इसे उदाहरणों में समझते हैं। मेरी इस बात को आप इन उदाहरणों के जरिए व्यवस्थित तौर पर समझ सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के जरिए ही अगर मैं उनके बहाने से अपनी बात को और स्पष्ट करूं तो डॉक्टर अंबेडकर साफ तौर पर लिखते हैं कि जिन 19वीं सदी के धार्मिक सुधार आंदोलनों और समाज सुधार आंदोलनों को भारतीय सामाजिक संरचना में आमूल चूल परिवर्तन करने वाले विस्तृत आख्यानों के बतौर दर्ज किया जाता है, वे समाज सुधार आंदोलन की बजाय परिवार सुधार आंदोलन या आत्म सुधार आंदोलन ज्यादा है। उसे उदाहरणों के जरिए डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट करते हैं। मसलन सती प्रथा उन्मूलन, विधवा विवाह आंदोलन, बाल विवाह उन्मूलन, बहुविवाह उन्मूलन और धार्मिक सुधार के अलग अलग तरह के आयोजन, इन सब को डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि उनका अपना जो ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना थी, उसके भीतर ही ये सारी बुराइयां मौजूद थी, जिसे पूरे भारतीय सामाजिक संरचना की बुराइयों के बतौर पेश किया गया। इसलिए उस धार्मिक सुधार आंदोलन की बुनियाद दरअसल परिवार सुधार या आत्म सुधार आंदोलन की बतौर ही देखी जानी चाहिए। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर जिस शख्स को अपना गुरु मानते हैं, गौतम बुद्ध के बाद कबीर और कबीर के बाद जो तीसरा गुरु डॉक्टर अंबेडकर ने माना है वो ज्योतिराव फूले। और ज्योतिराव फूले के गुलामगिरी और सत्यशोधक समाज के साथ यह परिदृश्य सामने आता है कि असल में भारतीय सामाजिक संरचना का नव जागरण का खाका ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख के यहां मौजूद है। अब इसे थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं, फिर हम इसे आगे बढ़ेंगे। पहली बात, जैसे ही आपने कहा सती व्यवस्था उन्मूलन, ठीक बात, लेकिन क्यों इतिहास लेखन में इस बात को हाशिए पर ढकेला गया कि बाल विवाह और विधवा विवाह को लेकर के जो फूले ने दो संगठन बनाए, बाल हत्या प्रतिबंध गृह और शिशु संगोपन गृह, और इनके जरिए जिन विधवा ब्राह्मणियों के बलात्कृत हो जाने या उनके शोषण के बाद जो बच्चे पैदा होते थे, बच्चे गर्भवती हो जाती थी तो वो आत्महत्या कर लेती थी, और उनका आत्महत्या वो न करें इसके लिए उन्होंने दो गृह बनाए और इसका संचालन करते थे।
ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले। तो फिर यह बात इतिहास लेखन से गायब क्यों मिलती है? दूसरी बात, अगर भारतीय सामाजिक संरचना में आधुनिकता के आने में बदलाव वैज्ञानिक तर्क पद्धति पर निर्भर था, तो वैज्ञानिक तर्क पद्धति पर निर्मित बदलाव को आर्य समाज वेदों की ओर लौटो, वेदों में विज्ञान खोजो के जरिए कैसे पदस्थापित कर पाता, यह सवाल ज्योतिबा फूले पूछते हैं। और इसलिए वे कहते हैं कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के जरिए जो शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा, यह हमारी सामाजिक संरचना में बदलाव की भूमिका निभाएगी। इसलिए उन्होंने स्कूलों के खोलने 3 जनवरी 1848 से लेकर के लंबी श्रृंखला मिलती है। हम बहुत मुश्किल से एक स्कूल के बारे में जान पाते हैं कि सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोला, एक अछूत परिवार के विद्यार्थियों को पढ़ने का विद्यालय खोला। लेकिन दर्जनों विद्यालय जो खोले गए पुणे के इलाके में, और महाराष्ट्र का नवजागरण इसीलिए सबसे आगे दिखता है। वहां ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम की एक संत परंपरा के साथ फूले की एक अपनी विरासत है, जो उस पूरे समाज में शिक्षा के जरिए सामाजिक संरचना में परिवर्तन करने की बुनियाद रचती है। तो इस बात को क्यों हाशिए पर ढकेला गया, यह दूसरा मेरा सवाल है। और इसी बात को 1900 के आसपास से, जब भारत का जंग आजादी का पूरा दौर आता है, एक तरफ कांग्रेस की स्थापना और एक तरफ कट्टरवादी धार्मिक संगठनों की स्थापना, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कांग्रेस के साथ महात्मा गांधी एक बड़ी छतरी के साथ एक नया ख्वाब देखने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और जंग आजादी के दरमियान जो घोषित तौर पर विमर्श खड़ा किया गया, वह गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी का विमर्श था। और उस विमर्श में जो शामिल लोग थे, वे सारे उसी तबके के लोग थे जो 19वीं सदी, 18वीं सदी के धार्मिक सुधार आंदोलन और समाज सुधार आंदोलन की अगुवाई करने वाले। इतिहास लेखन के नजरिए से मैं कह रहा हूं कि यह अगुवाई उसी अभिजन वर्ग की थी, और वही अभिजन वर्ग जंग आजादी का नेतृत्व करता है। महात्मा गांधी इस मामले में कुछ हद तक 2 कदम आगे बढ़ते हैं, जिस पर डॉक्टर अंबेडकर और तमाम मोमिन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी जैसे लोगों का एक दबाव काम करता है कि हम सामाजिक संरचना के निचले पायदान को बराबरी के हक में तब्दील कर सके। इसलिए मैं उस नवजागरण को, उस आत्म सुधार, परिवार सुधार जागरण की बजाय असल माने में फूले, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख और दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी पेरियार के यहां आप देखेंगे 1900 के बाद मैं आ रहा हूं, जब अंबेडकर एक तरफ सक्रिय होते हैं, फूले की विरासत उनको मिलती है, दूसरी तरफ दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी पेरियार। तो भारतीय सामाजिक संरचना की मूल संरचना में अगर जातिगत विषमता है, तो उसका मूल धार्मिक शास्त्रगत परंपराएं हैं। तो पेरियार हो, फूले की गुलामगिरी, और पेरियार का पूरा लिटरेचर अब तो राजकमल से प्रकाशित होकर आया, और आपको देखना चाहिए, बड़ी अच्छी से किताब है, जाति व्यवस्था और पितृसत्ता। अभी विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। 19वीं सदी में जिस दरमियान जंग आजादी चल रही थी, पूरा एक वैचारिक खांचा जो बना हुआ था, वो विषमता के खिलाफ समता स्थापित करने का था। और उस समता स्थापित करने में 3 विचार 1900 से 1950 के बीच प्रतिनिधि मानते हैं, जो बहुत ज्यादा हावी रहे। और अब मैं आता हूं धीरे धीरे लोकतंत्र की जरूरत और लोकतंत्र की बुनियाद पर। उन 3 विचारों में एक विचार था जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू साम्यवादी, समाजवादी, वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति थे, जिनकी वैचारिक पद्धति एक मिश्रित प्रगतिशील दृष्टिकोण की थी, जो चाहते थे जाति व्यवस्था खत्म हो, लैंगिक आधार पर भेद खत्म हो, और हम एक बराबरी का समाज बनाए, जहां से लोकतंत्र की बुनियाद शुरू होती है। दूसरी एक वैचारिक पद्धति थी, विचारधारा थी
डॉक्टर अंबेडकर की। डॉक्टर अंबेडकर सीधे तौर पर गौतम बुद्ध, फूले, पेरियार की विरासत को, पेरियार तो खैर डॉक्टर अंबेडकर के साथ ही सक्रिय थे। डॉक्टर अंबेडकर का मानना यह था कि भारतीय सामाजिक संरचना में जब तक इसकी जातिगत वैमनस्य खत्म नहीं होगा, यह विषमता दूर नहीं होगी। और जातिगत वैमनस्य तब तक बना रहेगा जब तक जातियों का पद सोपानीकृत यह ग्रेडेड इनइक्वालिटी का फॉर्मूला या स्ट्रक्चर काम करेगा भारतीय समाज में। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर 1936 में जाति का उन्मूलन या जाति का विच्छेद लिखते हैं। और जाति उन्मूलन के इस लेख में, जिसके बाद आपको पढ़ना चाहिए, गांधी से बहुत तार्किक विवाद होता है। और जाति उन्मूलन के पहले वाले गांधी और अपने जीवन काल के उत्तर काल के गांधी में जो परिवर्तन जाति व्यवस्था और भारतीय सामाजिक संरचना को लेकर गांधी की वैचारिकी में दिखता है, और गांधी ने लेखन में स्वीकार किया है कि इस पर अंबेडकर का एक बहुत गहरा असर है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना यह था कि भारतीय सामाजिक संरचना के विषमता तब तक नहीं मिटाई जा सकती जब तक जाति का विनाश न हो जाए। और इसलिए वे जाति के उन्मूलन को अपना प्रमुख एजेंडा मानते और कहते हैं कि फिर हम एक बराबरी के देश में पहुंचेंगे और बराबरी का समाज बनाएंगे। और इसलिए वे कहते हैं कि जाति उन्मूलन तब तक संभव नहीं है जब तक हम उन संरचनाओं को न पहचान लें जिनकी बुनियाद पर जाति व्यवस्था सदियों से टिकी हुई है। और डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक वे बुनियादें शास्त्रगत धार्मिक कर्मकांड की बुनियादें हैं। और उनका मानना है कि जाति की जो रचना है वो बेशक संसाधनों, अवसर और सत्ता के मिलने और न मिलने के एक ढांचे के रूप में विभाजित है, लेकिन सामाजिक तौर पर वह एक विशेषाधिकार संपन्न और विशेषाधिकार विपन्न तबके में बांटती है पूरे समाज को। और इस विभाजन को धार्मिक शास्त्र दीर्घजीविता प्रदान करते हैं, वैधता प्रदान करते हैं और मनोविश्लेषण के मनोवैज्ञानिक ढांचे तक हमको स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर लगातार धर्म को और शास्त्रों को एक चुनौती के बतौर मानते हैं और खुद वो फिर अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपना धर्म त्याग करते हैं। तो दूसरी विचारधारा, दूसरी वैचारिकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। पहली नेहरू की, जो एक मिश्रित प्रगतिशील समाजवादी वैचारिकी के तहत एक बराबरी का समाज बनाने का ख्वाब बुनती है। डॉक्टर भीमराव की वैचारिकी एक जाति विहीन लैंगिक आधार पर विभाजन के बिना समानता पर आधारित समाज की संरचना का ख्वाब देखती। और यही तीसरी वैचारिकी, जिसके प्रतिनिधि के तौर पर हम दामोदर सावरकर को, विनायक दामोदर सावरकर को मानते हैं। विनायक दामोदर सावरकर का मानना यह था कि भारत की सामाजिक संरचना में कोई विषमता नहीं है। भारत में सामाजिक तौर पर एक पहचान प्रमुख है, वह है हिंदू होना। इसलिए भारतीयता का अर्थ है हिंदुत्व। और यह तीसरी विचारधारा विनायक दामोदर सावरकर की थी। और गांधी दरअसल एक बड़ी छतरी के बतौर कई जगह मिश्रित वैचारिकी के नायक दिखते हैं। गांधी में मूलतः एक ख्वाब तो है कि हम सबको बराबरी का हक दें, सबके लिए जगह हो नए भारत में, आधुनिक भारत में, और इसके लिए हर आवश्यक सामाजिक सुधार के काम ठोस तौर पर किए जाए। लेकिन मूलतः जो अंतर्द्वंद है नए भारत के बनने का, जिसके बुनियाद में लोकतंत्र और समाज दोनों टिका हुआ था, वह तीन वैचारिकी थी, नेहरू की, अंबेडकर की और सावरकर की। और इस तीनों वैचारिक अंतर्द्वंदों के बीच से जब नए भारत का खाका बनाए जाने की कोशिश हुई तो उसमें लोकतंत्र को जब चुना गया तो उस लोकतंत्र का जो नया खांचा बना था, यह लोकतांत्रिक खांचा
प्राथमिक आधार पर पश्चिम के नव उदारवादी राजनीतिक शासन पद्धति के बतौर नकल किया हुआ है। कहने को तो भारतीय सामाजिक संरचना में एक ऐतिहासिक लेखन जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है वह यह कहता है, और यह बात प्रामाणिक है, कि भारत की जो गणतंत्र की परंपरा थी वह 16 महाजनपदों के तौर में भी वैशाली और 2-3 गणराज्य जो थे वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बतौर संचालित हो रहे थे। लेकिन जो आधुनिक ढांचा है लोकतंत्र का वह पश्चिम के नव उदारवादी राजनीतिक प्रणाली के बतौर उधार लिया हुआ है। अब लोकतंत्र पर आते हैं। लोकतंत्र ने या भारत के संविधान ने जो नए भारत का ढांचा चुना वह सामाजिक संरचना के अंतर्द्वंद में चल रही इन 3 विचार प्रणालियों के बीच से किसे प्रतिनिधि चुनता है। यह हमारी बातचीत का अब दूसरा हिस्सा है। अब तक हमने क्या समझा कि भारतीय सामाजिक संरचना में परंपरागत स्तरीकरण, परंपरागत विषमता, एक खास तरह का जातिगत, धर्मगत, लैंगिक विभेद के आधार पर बटी हुई सामाजिक संरचना को हमें सौंपता है, और इस सामाजिक संरचना में समय समय पर सुधार की कोशिशें की गई। समय समय पर इनमें सुधार हुए भी, लेकिन मोटे तौर पर यह सामाजिक संरचना अपने मूल ढांचे में ही मौजूद रही। मसलन जाति व्यवस्था उन्मूलन नहीं हुआ, लैंगिक विभेद नहीं खत्म हुआ, और धार्मिक आधार पर एक खास तरह की विषमता कायम रही। इस पूरी सामाजिक संरचना से लड़ता हुआ 3 तरह का विचार पूरे नवजागरण के बाद हमारे सामने नए भारत के बनने की बुनियाद में दिखता है। नेहरू का मिश्रित समाजवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विचार, अंबेडकर का जाति उन्मूलन के बाद मूलतः लैंगिक, जातिगत और सामाजिक स्तर पर समान संरचना वाला विचार जिसमें सबकी बराबरी हो, और तीसरा विनायक दामोदर सावरकर एक प्रतिनिधि के तौर पर दक्षिणपंथी वैचारिक पंथ का विचार जो यह मान्यता रखता है कि धार्मिक पहचान के आधार पर सामाजिक संरचना की अन्य पहचानों को उपेक्षित और हाशिए पर ढकेल करके धार्मिक पहचान को एकमात्र पहचान के रूप में आरोपित करके हिंदुत्व की पहचान को भारतीयता की पहचान का पर्याय बना दिया जाए। इस पृष्ठभूमि में भारत का संविधान रचा गया और लोकतंत्र को बतौर राजनीतिक प्रणाली स्वीकार किया गया। अब आते हैं लोकतंत्र पर। लोकतंत्र की बुनियादी परिभाषा बहुत सतही तौर पर हमने सुन रखी है, जनता का, जनता के लिए, जनता पर शासन। लेकिन जब हम युवाल नोआ हरारी को पढ़ते हैं, आज के विमर्शकारों को पढ़ते हैं, उत्तर मार्क्सवादी वैचारिक विमर्शों को पढ़ते हैं, तो हम ये पाते हैं कि लोकतंत्र उतना निरापद राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है जितनी इसे पेश की गई आधुनिकता के पर्याय के, आधुनिकता के समानांतर। और यह लोकतांत्रिक प्रणाली नव उदारवादी नीतियों के चलते पैदा हुए नए तरह के पूंजीवादी अभिजन के पक्ष में खड़ी राजनीतिक प्रणाली है। इसलिए एक उत्तर मार्क्सवादी विमर्शों में, उत्तर आधुनिकता के विमर्शों में लोकतंत्र निरापद राजनीतिक प्रणाली नहीं है। इस पर तमाम तरह के सवाल उठाए जा चुके हैं। लेकिन भारत ने जिन संदर्भों में लोकतंत्र को स्वीकार किया, अंगीकृत किया, वह संविधान के जरिए मूल भावना में यह था कि हम अपनी सामाजिक संरचना की सभी तरह की विषमताओं को इस लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के आधार पर दूर करेंगे। आर्थिक विषमता, जातिगत विषमता, लैंगिक विषमता, भाषागत विषमता, क्षेत्रीय विषमता और पहचानगत विभिन्न अन्य विशेषताएं, इन सब विषमताओं को हम दूर करेंगे और एक बराबरी का समाज रचेंगे।
इसलिए हमने लोकतंत्र को तमाम देशों के संविधान के अच्छे तत्वों को लेकर के अंगीकृत किया। अब लोकतंत्र के अध्याय पर बात करते हैं। और लोकतंत्र के, भारतीय लोकतंत्र को जो गैर वामपंथी धड़ा, समाजवादी धड़ा और अंबेडकराइट धड़ा, तीनों इस पर आलोचना करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का वह कथन 26 नवंबर 1949, डॉक्टर अंबेडकर साफ तौर पर लिखते हैं कि यह जो आज से हम अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं, हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिया, लेकिन अगर भारत की सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं हुई तो यह एक व्यक्ति एक वोट का राजनीतिक बराबरी का अधिकार व्यर्थ हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा और हमारे अंतर विरोध इस लोकतंत्र को खोखला करेंगे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आता है। और इस अंतर विरोधों के आधार पर, जिस अंतर विरोधों की बात डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा की आखिरी बैठक में की थी, उसके बाद से 7 दशक तक यह लोकतांत्रिक प्रणाली हमारे सामने अपने अलग अलग रूपों में चिन्हित हो चुकी है। अब इस पूरी राजनीतिक प्रणाली का एक विश्लेषण हम करना चाहते हैं कि यह राजनीतिक प्रणाली, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था किस हद तक भारत की सामाजिक संरचना की विषमताओं को दूर करने में कामयाब रही। जो उत्तर नेहरूअन दौर है, नेहरू के एरा में सब कुछ को बहुत रोमांटिसाइज करके दिखाया गया और यह माना गया कि यह जो लोकतंत्र के खेल में, नया लोकतंत्र का जो खेल आया है, इस खेल को चूंकि बाहर के लोगों ने रचा है, इस खेल को रचने में जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो पूरी विमर्श है, पूरा खांचा है, वो ये कहता है कि लोकतंत्र क्या है। यह भारत में जंगे आजादी लड़ रहे अभिजन वर्ग के लिए भी ऐसा नहीं था कि वह इसके माहिर खिलाड़ी थे। लोकतंत्र जितना यहां की जनता के लिए नया खेल था, उतना ही इस लोकतंत्र में सत्ता हस्तांतरित जिनको हुई, जिन लोगों को अंग्रेजों ने सत्ता सौंपी थी, हर तरह की सत्ता, वे भी इस लोकतंत्र के नए खिलाड़ी थे। और इस नए खिलाड़ी की वजह से लोकतंत्र का शुरुआती हिस्सा बहुत मुकम्मल चलता रहा। और बाद के दौर में तमाम समाजशास्त्रियों ने, जिसमें रजनी कोठारी, धीरूभाई सेठ, आशीष नंदी, योगेंद्र यादव और तमाम लोग हैं जिन्होंने इस पूरे खांचे को नए ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की। और इस विमर्श में आधुनिक भारतीय लोकतंत्र को 4 हिस्सों में बांटने का, उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा है, मैं उसमें एक चौथा हिस्सा जोड़ने की कोशिश करता हूं। पहला हिस्सा नेहरूअन काल का, जो 1967 तक चलता है, जिसमें हर तरह की जो मोह हैं, जो जंगे आजादी के दरमियान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषमताओं को दूर कर दिए जाने का एक ख्वाब बुना गया था, उसको पूरा करने का एक खांचा बनाया। तो उसको नेहरूअन, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक प्रगतिशील दृष्टिकोण से तमाम शिक्षण संस्थानों को खड़ा किया जाना और नए ढंग से इस पूरे लोकतंत्र को खड़ा किया जाना था, इसको लेकर के पहला चरण लोकतंत्र का उम्मीदों का दौर है, भरोसे का दौर है। और लोकतंत्र उस भरोसे पर पहले चरण में खरा उतरता दिखता है, जिस भरोसे की बिसात पर पुनर्जागरण, नवजागरण और जंगे आजादी के ख्वाब एक समानांतर क्रम में देखे गए थे। बराबरी का ख्वाब, विषमताओं के दूर किए जाने का ख्वाब, हाशिए पर पड़े आखिरी व्यक्ति के पास सत्ता, संसाधन और अवसरों की पहुंच सुनिश्चित किए जाने का ख्वाब, और इन अवसरों की पहुंच में बाधा बनने वाली हर तरह की सामाजिक संरचना को मिटाने का ख्वाब। और पहला चरण लोकतंत्र का इस तरह के ख्वाब को पूरा करता हुआ दिखाई देता है। और वह ख्वाब नेहरूअन एरा में अंतर विरोधों के न्यूनतम सतह पर आने वाले चरण में दिखता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने
शुरुआत में ही कह दिया था कि इस भारतीय लोकतंत्र पर के भविष्य पर मुझे संदेह है। यह भारतीय लोकतंत्र का भविष्य इस बात पर सुनिश्चित करेगा कि हम अपने सामाजिक संरचनाओं की बुनियादी दिक्कतें, बुनियादी विषमताएं अगर नहीं दूर कर पाए तो ऊपरी तौर पर आरोपित समानताएं निचले पायदान तक नहीं पहुंच पाएंगी। और लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र का दूसरा चरण उन्हीं अंतर्विरोधों को उजागर करने में सामने आता है। और दूसरा चरण जब नेहरू के बाद का चरण आता है तो वह जो विषमता है, वह जो 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 अंतर है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, वह सतह पर आ जाता है। याद रखना है कि लोकतंत्र ने उस जमाने में सबको वोट का अधिकार, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार सबको प्रदान किया गया और वोट देने के राजनीतिक आईने के सामने सब खिलाड़ी बराबर, एक ऐसी पिच जिस पर सभी खिलाड़ी अब बराबर खेल सकते हैं। इस आधार पर सार्वजनिक वयस्क मताधिकार ने सबको राजनीतिक बराबरी दी और वोट के आधार पर जनता को यह भ्रम दिया कि अब सत्ता आपकी उंगलियों पर है। और इस लोकतांत्रिक प्रणाली में जो बहुमत की प्रणाली है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार में बहुमत सत्ता पर होगा और वह बहुमत जनमत के आकांक्षाओं को पूरा करने में राजनीतिक सत्ता का उपभोग करेगा और उन नीतियों को संचालित करेगा जो बहुमत जनमत के आकांक्षाओं पर खरा उतरे। तो पहला चरण लोकतंत्र का इस तरह के अंतर्विरोधों को उजागर नहीं कर पाया। दूसरे चरण में आकर के नेहरू के बाद एक अलग तरह का अंतर्विरोधों का दौर शुरू होता है, जो अंतर्विरोध मूलतः गरीबी यानी आर्थिक विषमता, जो समाज की आर्थिक विषमता थी, यह परिधि पर रहने की बजाय केंद्र में आना शुरू होती है और पूरे देश में गरीबी एक बड़े सवाल के बतौर सामने आती है, जो लोकतंत्र को प्रश्नांकित करती है कि आपने यह दावा किया था कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में हम सामाजिक संरचनाओं की विषमताओं को दूर करेंगे, लेकिन आर्थिक गैर बराबरी की विषमता दूर नहीं हो पाई और तमाम तरह के सामने समीकरण आते हैं। कांग्रेस एक साथ 11 राज्यों में हारती है, तमाम राज्यों में सरकारें उनकी गिरती हैं, तमाम क्षेत्रीय दल उभर के सामने आते हैं, समाजवादी वैचारिकी के नए नए दल, समाजवादियों के पास फिर एक नया विचार प्रक्रिया आती है जो हाशिए पर पड़े समाज का आवाज बन करके राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी का विकल्प बनती है। दूसरी तरफ नक्सलवादी और वामपंथी विचारधारा के लोग हाशिए पर पड़े आर्थिक रूप से वंचित तबके के लोगों की आवाज बन करके गैर कांग्रेसवाद के उस आंदोलन में शामिल होते हैं जो समाजवादी धारा के प्रतिनिधि आंदोलन में था। और तीसरी तरफ जनसंघ अपने अपने रूप को फिर से संजोने की कोशिश करता है। और यह जो दूसरा लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र का दूसरा चरण एक खास तरह के उथल पुथल का दौर था, जिसमें स्पष्ट तौर पर सतह पर कुछ ठोस अंतर्विरोध भारतीय समाज के नहीं आ पाए। ये सारे अंतर्विरोध तीसरे चरण में उजागर होते हैं जब भारतीय सामाजिक संरचना की सभी प्रकार के विषमताओं में हम ये देखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र का तीसरा चरण 1980 के बाद जब हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक खास तरह के आपातकाल को देख चुके होते हैं और तमाम तरह के प्रश्नों को देख चुके होते हैं, 1990 तक आते आते जब तीसरा चरण शुरू होता है 90, और इस तीन चरण को धीरूभाई सेठ और रजनी कोठारी, योगेंद्र यादव, ये जो समाजशास्त्री विश्लेषक हैं, इन्होंने जो नाम दिया वह भारतीय रजनी कोठारी की सबसे प्रमुख विशेषता जिसको उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर हमारे सामने रखा वह थी कि हम जिसे कह रहे हैं कि जिन जातियों को अब तक हमने हाशिए पर रखा था, वे जातियां अब जातिगत गोलबंदी के तहत अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को सामने रख करके आर्थिक गैर बराबरी के सवाल पर लड़ने के लिए गोलबंद हुई हैं।
उनको कहा गया कि अब भारतीय राजनीति का, भारतीय लोकतंत्र का जातिवादीकरण हो गया। 90 के बाद रजनी कोठारी ने स्पष्ट तौर पर इस सैद्धांतिकी को स्थापित किया कि यह भारतीय राजनीति का जातिवादीकरण नहीं, जातिकरण नहीं, जब बल्कि भारतीय लोकतंत्र और भारतीय राजनीति का भारतीयकरण है। यानी जातियों का राजनीतिकरण और भारतीय लोकतंत्र का, भारतीय राजनीति का लोकतांत्रिकरण, दो चीजें। यानी जिसे हम भारतीय राजनीति का जातिवादीकरण कह रहे थे, उसे रजनी कोठारी ने कहा नहीं, यह जातियों का राजनीतिकरण है। और जातियां जो उस सामाजिक संरचना में विषमता के शिकार आजादी के 4 दशक बाद तक थी, उन्होंने अपनी गोलबंदी की और भारतीय सामाजिक संरचना में हाशिए पर पड़े रहने से इनकार करती हुई मुख्य धारा में सामने आती है। और उस गोलबंदी में दलित, पिछड़ा, आदिवासी एक पहचान के तहत गोलबंद होते हैं। और 90 के बाद मंडल आंदोलन इस पूरी पहचान को भारतीय लोकतंत्र के भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिकरण में उस तबके की आवाज बनकर मुखर होता है जिसे एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार ने हक, बराबरी का हक हुकूक देने में विफल हो गया था। एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार। तो यह जो तीसरा चरण है, यह मूल रूप से भारतीय सामाजिक संरचना के आमूलचूल बदलाव का चरण बनता है। और इस मंडल आंदोलन के दरमियान जिस पूरी जातिगत पहचान को हम भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद में मजबूत होती पहचान के बतौर देखते हैं, इसकी प्रतिक्रिया में जो समानांतर चली आ रही थी, यह जातिगत पहचान देखिए, डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकी मजबूत हुई और डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकी के साथ फूले, पेरियार, राम मनोहर लोहिया और इन सब को मिलाकर के दलित, पिछड़ी और आदिवासी जातियों के भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों का एक अधिकार बोध आता है जो भारतीय राजनीति को, भारतीय लोकतंत्र को समृद्ध करता है। इसके काट के बतौर, इसकी प्रतिक्रिया के बतौर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस वैचारिक सन्निधि की प्रतिक्रिया के बतौर विनायक दामोदर सावरकर का दक्षिणपंथी विचार भी हावी होने लगता है। और इसीलिए योगेंद्र यादव ने अपने लेख में बाकायदे इसकी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया। जब रजनी कोठारी कहते हैं कि ये जो संस्कृतिकरण है, संस्कृतिकरण की पूरी प्रक्रिया को अगर हम समझें, अब मैं इस पे आ रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी बातचीत का और लगभग आखिरी हिस्सा। अब इस पूरी यात्रा में उस संस्कृतिकरण की पूरी डिबेट को देखिए। तब क्रिस्टोफ जेफरले को याद करिए, और क्रिस्टोफ जेफरले कहते हैं कि घुरिये से लेकर के, रानाडे से लेकर के तमाम लोग जिस इतिहास लेखन में नवजागरण के पर्याय बना करके घुरिये और रानाडे जैसे समाजशास्त्री लोगों ने राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तमाम तरह के लोगों को आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज को ज्यादा तवज्जो दी और सत्यशोधक समाज को औपचारिकता निभाने तक दिया, वह संस्कृताइजेशन की पूरी प्रक्रिया को ही उल्टा देखते हैं। और तब क्रिस्टोफ जेफरले कहते हैं, मैं पूरे उदाहरणों के साथ मैं अभी नहीं दे पा रहा हूं, कोटेशन है, वक्त का अभाव है। क्रिस्टोफ जेफरले ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर संस्कृताइजेशन की उस पूरे प्रोसेस को रिहॉल करते हैं जब वो कहते हैं कि बिना जाति का उन्मूलन किए भारत का सांस्कृतिकरण हो ही नहीं सकता। और खास तौर पे इन जातियों का संस्कृताइजेशन, जिन्हें हम दलित, शूद्र, अतिशूद्र जिसे फूले कहते हैं, जिसमें ओबीसी जातियां आती हैं, जिसमें दलित और आदिवासी जातियां आती हैं। एमएन श्रीनिवासन इस संस्कृताइजेशन को अलग थ्योरी के बतौर देखते हैं। और एमएन श्रीनिवासन की संस्कृताइजेशन की थ्योरी यह है कि दलितों में एक खास तरह का संस्कृताइजेशन हुआ जिससे वो धर्म और शास्त्र की जकड़ से दूर होते हैं, इसलिए वो अपनी सामाजिक संरचना में एक खास जगह बनाते हैं जो उनके तीसरे चरण के लोकतंत्र के तीसरे चरण में राजनीतिक आवाज के बतौर भी मुखर हो जाता है मंडल कमीशन के आंदोलन के बाद। दूसरी तरफ यही संस्कृताइजेशन ओबीसी जातियों का नहीं हो पाता है और इसीलिए मंडल कमीशन के समय ओबीसी जातियों की राजनीतिक गोलबंदी तो होती है, लेकिन सामाजिक संरचना में जो ओबीसी जातियां हैं वह उसी ग्रेडेड इनइक्वालिटी के पायदान पर हमेशा एक भ्रम का शिकार रखी गई।
अछूत होने का दंश न झेलने के चलते वे अपने को लगातार अछूत जातियों से जोड़ने में विफल होती रहीं, जबकि फूले, पेरियार, अंबेडकर सबने लिखा इन सारी जातियों को, कृषक, कामगार और श्रमशील जातियों को शूद्र और अतिशूद्र के खांचे में ही रखा। लेकिन ये अपने संस्कृताइजेशन के पूरे प्रोसेस को इसके साथ नहीं जोड़ पाते। जैसे कांचा इलैया बहुत स्पष्ट तौर पर मैं हिंदू क्यों नहीं, वाई एम नॉट हिंदू में एक्सप्लेन करते हैं। तो इतिहास लेखन का प्रोसेस घुरिये, रानाडे और एम एन श्रीनिवासन के संस्कृताइजेशन की थ्योरी में वो लूप होल खोजता है, जो हम बहुजन वैचारिकी के लोग लगातार एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा संस्कृताइजेशन अधूरा है। और जिसका एक एग्जांपल गांव, जब संविधान लिखा जा रहा था तब ये कहा जा रहा था कि हमारे लोकतंत्र को गांव तक जाना होगा। अंबेडकर से लेकर के पूरे संस्कृताइजेशन की थ्योरी में ये कहते हैं कि गांव सामाजिक सांस्कृतिक जड़ता के प्रतीक है, कूप मंडूकता के प्रतीक है और वह घोर अलोकतांत्रिक है। इसलिए गांव में अगर हमने सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को संकेंद्रित किया तो यह इस पूरे सामाजिक संरचना को जिस लोकतंत्र के जरिए हम बदलना चाहते हैं वो बदल नहीं पाएगा। तो अब संस्कृताइजेशन के पूरे प्रोसेस में हमने अपने सांस्कृतिक विश्वविद्यालयों के सिलेबस से लेकर के तमाम जगहों तक हमने यही आरोपित किया। जैसे हम एक उदाहरण से समझे, महामना मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, तमाम लोग जो कभी घोर दक्षिणपंथी विचारधारा को रखते हैं, वो सारे आजादी के नायक माने जाते हैं, जंगे आजादी के। और डॉक्टर अंबेडकर को जहां जहां लिखा गया वो दलितों के चेहरे बन के लाए गए। अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी जो पसमानदा की आवाज बनते हैं, जो मुस्लिम लीग के खिलाफ मोमिन कॉन्फ्रेंस के तहत बराबरी की बात करते हैं और पाकिस्तान के अलग पाकिस्तान के मांग के खिलाफ खड़े होते हैं, हमारी संस्कृताइजेशन और हिस्टोग्राफी ने उन्हें जगह नहीं दी। इसलिए हमारी सामाजिक संरचना में वह गैप हमेशा बना रहा जो कट्टर हिंदुत्व और कट्टर मुस्लिमवाद के बीच की पुल का काम करता रहा। इसलिए लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र के तीसरे चरण में मंडल कमीशन आंदोलन के साथ कमंडल का आंदोलन सामने आता है, जो भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद पर एक करारा हमला करता है। यह मैं आपको ले आना चाह रहा था। और वो पूरे संस्कृताइजेशन के पूरे प्रोसेस को, इस पूरी थ्योरी को गलत साबित करता है। और बार बार रजनी कोठारी, योगेंद्र यादव इसे कहते हैं कि ये तीन मकार है, मंदिर, मंडल और मार्केट। और यही वो दौर है कि जब नई उदारवादी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और इन तीनों खेल में फिर से वही अभिजन ऊपर आने लगता है। तो लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र का तीसरा चरण घोर अंतर विरोधों और उथल पुथल का चरण है, जिसे मैं 2014 तक मानता हूं। इस पूरे चरण में एक तरफ हाशिए पर पड़ी सामाजिक संरचनाएं अपनी अपनी अस्मितागत पहचान को केंद्र में रख करके मजबूत करते हुए लोकतंत्र के मजबूत होने को अपने पूरे तबके के हाशिए तक ले जाती हैं। और वे जातियां पहली बार असल मानी में लोकतांत्रिक होती हैं, राजनीतिक हक हुकूक पाती हैं, जो 1950 के आसपास तक नहीं हुई थी। और इसलिए भारतीय सामाजिक संरचना कमोबेश आज भी वैसी है, क्योंकि हमने ऊपरी सतह पर, राजनीतिक सतह पर लोकतंत्र को स्वीकार किया और उसके नीचे जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी थी, जो सामाजिक विषमता थी, वो बनी रही। 90 के बाद ये आंदोलन जब तेज हुए, साहित्य में एक तरफ दलितवाद, स्त्रीवाद और ओबीसी की आवाजें आने लगी, और संस्कृताइजेशन के पूरे प्रोसेस में यह ज्ञान विमर्श पूरी तरह से नई प्रणाली में शामिल हुआ और हाशिए की आवाजें परिध से केंद्र में आने लगी, तो भारतीय लोकतंत्र का तीसरा चरण सामने आता है। और इसी समय भारतीय सामाजिक संरचना में हम देखेंगे कि एक ठोस बदलाव दिखता है। क्षेत्रीय दलों का उभार, बड़े दलों का, इसीलिए देखेंगे कि 90 से लेकर के 2014 तक कमोबेश मिली जुली सरकारों का दौर था, और वह राजनीतिक प्रक्रिया छोटी छोटी आवाजों को समा करके एक मुकम्मल पहचान दिलाती है। और इसलिए भारतीय लोकतंत्र अपने गहरे अर्थों में मजबूत होता हुआ दिखता है। और 2014 के बाद फिर से मार्केट हावी हो गया और मंदिर आंदोलन हावी होता है, और फिर से जो उदारवादी राजनीतिक प्रक्रिया की उत्पाद के तौर पर हम लोकतंत्र को देखते हैं और यह मानते हैं कि लोकतंत्र में कोई खामी नहीं है। अब वही लोकतंत्र आपके लिए एक मुश्किल बनता है। हमारे लिए मुश्किल यह है कि हमारे पास राजनीतिक प्रणाली के तौर पर लोकतंत्र से बेहतर प्रणाली नहीं है।
जिस प्रकार से जाति उन्मूलन के लिए हमने आरक्षण लागू किया और आरक्षण के आधार पर ही सारी राजनीति सिमट गई और हम आरक्षण के या तो विरोधी हो गए या तो हम समर्थक हो गए। लेकिन आरक्षण सामाजिक न्याय और सामाजिक संरचना में आमूलचूल बदलाव का कितना छोटा हिस्सा है, इस पर कभी डिबेट ही नहीं होने दिया। हम यह मानते हैं कि आरक्षण दुनिया की एकमात्र वह प्रणाली है जिसने इतने कम वक्त में इतने ज्यादा तबके के पूरे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन में आमूलचूल बदलाव ला दिया। ठीक उसी तरह से लोकतंत्र आधुनिक विश्व में वह राजनीतिक प्रणाली है जो इसमें तमाम खामियों के बावजूद आम जनता के हक हुकूक तक उसे पहुंचाने में मदद देने की एक प्रणाली। इसलिए भारतीय समाज और लोकतंत्र में एक गहरा रिश्ता बनता है जो तमाम अंतर्विरोधों के साथ भी आज हमारे लिए एक अवसर है। तो 2014 के बाद से वही अवसर फिर से रोका जाने लगा। मार्केट अब पॉलिटिक्स को तय करने लगी। युवाल नोआ हरारी की इस पूरी डिबेट को आप देखिए, आप सेपियंस पढ़िए, आप होमो इरेक्टस पढ़िए और 21वीं सदी के 21 सबक, इन तीनों में युवाल नोआ हरारी लगातार यह लिखते हैं कि पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षय हो रहा है और नव उदारवादी नीतियों के चलते जो मार्केट है या जो पूंजीपति घराने हैं वो अपनी पूंजी को डेटा कलेक्शन में और तमाम तरह के आपके धारणाओं के निर्धारण में संचालित करने में लगाएंगे और इसलिए वो अपने नरेशन को आम जनता का नरेशन बना के देखेंगे। और आज फिर ये कहा जाएगा 2014 के बाद से ही एक ही नेता, एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा, झंडे का रंग एक ही होना चाहिए। आप विरोध करेंगे तो जेल में जाएंगे। आज वरवर राव जेल में है, आज आनंद तेलतुंबड़े जेल में है, आज सुधा भारद्वाज जेल में है, आज छात्र एक्टिविस्ट जेल में है। लोकतंत्र के यह जो पायदान है जिसमें लोकतंत्र जो हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज बनता है, जो प्रेशर ग्रुप की तरह सत्ता की नकेल बनता है, सत्ता अब उनकी नकेल बन गई है और यह लोकतंत्र का चौथा चरण है। और लोकतंत्र उसी सीढ़ियों पर चल करके आपके ही सीढ़ी को काट चुका है जिसके जरिए आप सत्ता पर नकेल, प्रेशर ग्रुप और तमाम तरह के खाप देखते हैं। और नव उदारवादी ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन ने पूरे देश में खास तरह के दक्षिणपंथी विचार को हावी कर दिया जो फिर से हाशिए पर पड़ी सामाजिक संरचनाओं के खिलाफ खड़ा होगा। वह हाशिया जातिगत तौर पर कमजोर तबका है, वह आर्थिक तौर पर कमजोर तबका है, मजलूम किसान, मजदूर किसान है, और लैंगिक तौर पर हाशिए पर पड़ी महिलाएं हैं और भाषिक तौर पर हाशिए पर पड़ा समूह है। तो भारतीय लोकतंत्र इन सारे अंतर विरोधों से आज जूझ रहा है। मुझे पता नहीं कि मैं अपने अब तक के व्याख्यान में कितनी बातें आपके सामने कर पाया होऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपना वक्त पूरा ले लिया है और कोशिश की है कि जो बहुत पॉपुलर नरेशन है उस पर बात कम से कम करूं। सामाजिक संरचना में भी मैंने भारतीय नवजागरण के स्थापित मान्यताओं और इतिहास लेखन, साहित्य लेखन में जिन लोगों को जानबूझकर ज्यादा पन्ने दिए गए उन पर मैंने कम बातें की क्योंकि उनके अंतर विरोध ज्यादा है। जिनकी बातें कम पन्नों में मैंने उन पर ज्यादा बातें की हैं। और उस पूरी सामाजिक विषमता के बीच भारतीय लोकतंत्र को मैंने 4 चरणों में देखा है और आज मैं फिर से कह रहा हूं कि भारतीय लोकतंत्र अपने सबसे कमजोर दिनों में चल रहा है। वह हर तरफ से कमजोर किया जा चुका है और जिन लोगों की आवाज बन रहा था अब यह लोकतंत्र फिलहाल उसमें सक्षम नहीं दिख रहा है कि उनकी आवाज को फिर से वो आम जनता तक ले आए। कोशिश करेंगे कि हम इसको एक उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया तक ले जाएं जिसे हम केवल एक वोट, एक व्यक्ति तक सीमित न रखें। आर्थिक विषमता, जातिगत विषमता, लैंगिक विषमता, क्षेत्रगत विषमता अगर दूर नहीं हुई तो हमारा लोकतंत्र एक ऐसा गुब्बारा ही रहेगा जिसमें हम हवा भर के नाहक इंची टेप से नापते रहेंगे कि वह 56 इंच हुआ या नहीं हुआ। असल माने में आम जनता के अधिकारों को छीन करके राजनीतिक सत्ता को सौंपेगा। राजनीतिक सत्ता पूंजीवादी गठजोड़ के जरिए आम जन भावना के खिलाफ नीतियां बनाएगी और लोकतंत्र का कोई मानी नहीं होगा और यह सब कुछ सामाजिक संरचना में हाशिए पर पड़े लोगों के खिलाफ आएगा। मुझे लगता है आप मुझे बस करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार मैं आप लोगों के कमेंट देख लेता हूं, अगर कुछ उसमें सवाल होंगे तो हम लोग बातचीत करते हैं।
हाँ, मैंने सरोज सरोज मैम, मैंने इस बात का शायद अपनी बातचीत में जवाब दे दिया कि वर्तमान में भारतीय लोकतंत्र या प्रजातंत्र कमजोर क्यों हो रहा है, क्योंकि एक नेक्सस बन गया है। यह नेक्सस भारतीय सामाजिक संरचना के विमर्श में जो 3-4 तरह के विचार थे, उनमें जो वीर सावरकर का विचार था हिंदूवादी, यानी धार्मिक पहचान को बाकी सभी पहचानों को दबा करके धार्मिक पहचान को हावी किया जाए, उसका गठजोड़, जिसे हम ब्राह्मणवादी सामाजिक संरचना कहते हैं, इसका गठजोड़ 90 के बाद की नई उदारवादी नीतियों के पूंजीपति घरानों से हो गया। और पूंजीपति घरानों में भी सामाजिक संरचना के उसी तबके से लोग आते हैं जो हिंदूवादी धार्मिक पहचान वाली राजनीति को अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं। तो ये जो एक नेक्सस है, जो ब्राह्मणवादी पूंजीवादी पितृसत्ता का नेक्सस है, इसने इस पूरे लोकतंत्र को कमजोर कर दिया है। और जो भी इस नेक्सस के बाहर परिधि पर खड़े होने वालों की आवाज उठाएगा, वो यूएपीए लगाकर जेल में डाला जाएगा। वो विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाएगा तो वो कभी परमानेंट नहीं होगा, अगर परमानेंट होगा तो उसे कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा, उसकी किताबें सिलेबस में नहीं होंगी, उसके विमर्शों पर सेमिनार नहीं होंगे, और वह पूरे लोकतंत्र के खांचे को पॉपुलर नरेशन में देखने की कोशिश करेगा। इसलिए वो भ्रम बनाए रखेगा बार बार चुनाव करा के कि आप वोट तो दे रहे हैं, सरकारें आप ही बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो सारे अधिकार आपसे छीन चुका होगा। इसलिए यह सब कुछ कमजोर नजर आ रहा है। संवाद, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है अभी कोई सवाल आया नहीं और मैंने अपनी 1 घंटे की समय सीमा पूरी कर ली है। मैं संवाद परिवार के सभी साथियों को, खास तौर पर अपने अग्रज प्रोफेसर चंद्रदेव सर हैं, सरोज मैम हैं, संतोष जी हैं, और हमारे मित्र सुशील द्विवेदी, तमाम उन सभी लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।